चलिए आप सबको लिखिए ऑक्सीजन के समस्थानिक। ध्यान देकर लिखिए, ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं। तीन समस्थानिक होते हैं। देखिए कौन कौन होता है। O8-16 कोमा O8-17 एवं O8-18। O8-18 हाँ तो नीचे ही लिखा जाता है परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखा जाता है। जिसमें O8-18 रेडियो सक्रिय होता है। जिसमें O8-18 रेडियो सक्रिय होता है। रेडियो सक्रिय होता है जिसका उपयोग कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि निर्धारित करने के लिए किया जाता है। क्रिया विधि निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, इसमें याद रखिएगा कि वो रेडियो सक्रिय है। अब लिखिए ऑक्सीजन का उपयोग लिखिए पहला नंबर, सबसे मुख्य उपयोग श्वसन में है कि प्रत्येक जीव के श्वसन के लिए क्या आवश्यक है, ऑक्सीजन। लिखिए जीवों के श्वसन में दूसरा लिखिए ऑक्सीहाइड्रोजन ज्वाला तथा ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला उत्पन्न करने में एसिटिलीन जिसका फॉर्मूला C2H2 होता है, एसिटिलीन ज्वाला उत्पन्न करने में। देखो ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला का मतलब होता है ना कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हाइड्रोजन जलता है तो ज्वाला तो उत्पन्न करेगा ही, ज्वलन क्षेत्र उत्पन्न करेगा ना, तो वही ज्वलन क्षेत्र कहलाता है ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला क्षेत्र। और यदि एसिटिलीन गैस ऑक्सीजन के सहायता से जलेगा तो वो कहलाएगा ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला। जैसे बेल्डिंग होता है ना, तो बेल्डिंग वाला देखिएगा पाइपवा जैसे रहता है इसमें, तो एक में यहाँ से मुंह है बेल्ट इस तरह से, तो देखिएगा इधर आ करके आ 2 गो पाइप एक में जुड़ रहता है, एगो इन्ने से आके एगो, तो एगो से आता है एसिटिलीन गैस, एगो से आता है 2 गो सिलेंडर आता है, तो एगो से सिलेंडर ऑक्सीजन आता है एगो से, अब दोनों मिक्स हो जाता है, अब मिक्स हो करके जलता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ओकरे से बिल्डिंग होता है जिसको लोग गैस बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। ठीक ना, C2H2 होता है एसिटिलीन। आगे लिखिए रोगियों तथा ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने वाले चढ़ने वालों चढ़ने वालों की श्वसन क्रिया
कि श्वसन क्रिया में सहायता पहुंचाने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग है। श्वसन क्रिया में सहायता पहुंचाने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग सिलेंडर में किया जाता है। सिलेंडर में किया जाता है। जैसे जिन रोगियों को श्वास लेने में दिक्कत होता है तो उसका ऑक्सीजन के लिए लगाया जाता है ना हॉस्पिटल में, और जो पहाड़ी चढ़ता है तो उसे भी ऑक्सीजन लेके चढ़ता है सिलेंडर में। और जहाँ पर बहुत प्रदूषण वाले क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ पर जिसमें आदमी को राह चलने पर भी सांस लेने में दिक्कत होता है, तो वहाँ भी कुछ कुछ दूरी पर ऑक्सीजन चेम्बर बनाया हुआ रहता है, जिसमें जा करके ऑक्सीजन लगा के मास्क उसमें जो ऑक्सीजन लगते हैं। जैसे चाइना में है, चाइना में इतना ना पोल्यूशन है कि वहाँ पर आदमी के लिए ऑक्सीजन बीच बीच में चेम्बर बनाया हुआ, जिसमें जाइए या बैठ के आराम से 5 मिनट खूब ऑक्सीजन ले लीजिए, शुद्ध ऑक्सीजन, तब जाके फिर यहाँ पर थोड़ी व्यवस्था है। ये व्यवस्था रहता था आदमी राह चलते हुए कहीं रुका था 5 मिनट कैसे मियाज फ्रेश हुई। क्या वो लिखे आगे लिखिए, रॉकेट प्रक्षेपकों में ऑक्सीजन का उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में होता है। ऑक्सीकारक के रूप में होता है। ऑक्सीजन का उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में होता है। चलिए इसके बाद लिखिए 6वां नंबर, सॉरी 5वां नंबर। इस रॉकेट ऊपर जाता है ना तो उसमें ईंधन भरा हुआ रहता है कि रॉकेट में देखिएगा पीछे से धुआं निकलता है जलते हुए, तो रॉकेट तेजी से ऊपर आके उसमें जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कैसे होगा, तो उसमें ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है दहन में। ऊपर जाता है नहीं, रॉकेट में सबसे ऊपरी सिरा पर आदमी रहता है, एकदम सबसे ऊपर लम्ब। अच्छा, जहाँ से रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो लॉन्चर के पास कोई आदमी नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही निकलता है ना तो बहुत धुआं उत्पन्न करता है, तापमान भी होता है, तो कुछ दूर तक, मतलब कि ज्यादातर जो लॉन्चर बनाया जाता है तो इसे नदी उदी के छोटा सा झील के ऊपर बनाया जाता है, नहीं तो जिस एरिया में बनाया जाता है जैसे कम से कम 500 मीटर के दायरा में किसी को नहीं रखा जाता है। जहाँ रॉकेट लॉन्च किया जाता है ना तो 500 मीटर के दायरा में किसी को नहीं आने दिया जाता है, क्योंकि जब रॉकेट लॉन्च होता है तो उसमें ज्वलन, मतलब कि तेजी से ट्रिगर करना पड़ता है ताप दे करके, तो जलता है तो ऊपर की जाता है तो नीचे की, जब फरमान लगी ब्लास्ट हो गया तब कभी कभी तो एक नदी के ऊपर ज्यादा इसलिए रखा जाता है ताकि सुरक्षित रहे। आदमी यही पार्टी से देखिए लॉन्च होते हुए होबो करेगा तो आग पार होके आएगा तब न तालाब को थे, लेकिन अधिकांश जहाँ पर नहीं होता है तो वहाँ पर ऐसे ही लॉन्च कर देता है। इसमें जो रॉकेट ऊपर जाता है ना, तो रॉकेट में जब आदमी को भेजा जाता है तो ऊपर का जो भाग होता है ना, इसमें आदमी होता है, इधर सब ईंधन होता है, सब जाते रहता है और पार्ट दर पार्ट खुलते जाता है रास्ते में, और केवल मेन पार्ट बच जाता है, यात्रा करता है। तो ये सब पार्ट जिससे बेकार में हो जाता है, खुल जाता है। तो भारत एलोन मस्क एक ऐसा आदमी है जो ये सब पार्ट्स को दोबारा रिसाइकिल करके फिर यूज में लाने वाला प्रोग्राम शुरू किए। उसमें 2 बार वो फेल रहे हैं, 3रा बार में सक्सेसफुल हुए। सब कोई कहा कि पागल उगल है का ही, लेकिन वो सबसे भी पूरा दुनिया का सबसे क्रांतिकारी आदमी वही है जो हार नहीं मानते हैं कभी। एलोन मस्क भारत छोड़ के दूसरा देश के, दक्षिण अफ्रीका। लिखो आगे लिखिए, तेलों से
वार्निश बनाने में, तेलों से वार्निश बनाने में, तेलों से वार्निश बनाने में, वार्निश देखे हैं, लकड़ियों को रेप किया जाता है, पलंगवा उलंगवा बनता है, पॉलिश चमकने के लिए, वही वार्निश रहता है। चलिए अब लिखिए टॉपिक ऑक्सीजन का असंगत आचरण। ऑक्सीजन का असंगत आचरण प्रदर्शित करने का कारण। ऑक्सीजन का असंगत आचरण प्रदर्शित करने का कारण। देखिए, और जैसे वर्ग 16 है ना, तो वर्ग 16 में जितना भी तत्व है उस सब से ये अलग गुण प्रदर्शित करता है, ताकि किस कारण से उस सब से अलग गुण प्रदर्शित करता है उसी का हम लोग के कारण लिखना है। तो पहला कारण लिखिए कि ऑक्सीजन परमाणु का आकार छोटा होता है। ऑक्सीजन परमाणु का आकार छोटा होता है। दूसरा लिखिए, इसकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है। इसकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है। तीसरा लिखिए, इसके बाहरी सेल में डी ऑर्बिटल नहीं होता है। इसके बाहरी सेल में डी ऑर्बिटल नहीं होता है। अगला लिखिए, ऑक्सीजन अणु द्विपरमाणुक होता है। ऑक्सीजन अणु द्विपरमाणुक होता है। अगला लिखिए, ऑक्सीजन अणुचुंबकीय होता है। ऑक्सीजन अणुचुंबकीय होता है। हाउ वाला ना होगा, तथा तथा वाला। ऑक्सीजन अणुचुंबकीय होता है, जबकि वर्ग 16 के अन्य तत्व प्रतिचुंबकीय होता है। जबकि वर्ग 16 के अन्य तत्व प्रतिचुंबकीय होता है। प्रतिचुंबकीय होता है। ये ऑब्जेक्टिवा में आता है कि O2 होता है अणुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लव चुंबकीय, ऐसे करके। तो अणुचुंबकीय देखिएगा। अब लिखिए टॉपिक ऑक्सीजन के ऑक्साइड। ऑक्सीजन के ऑक्साइड लिखिए। पहला नंबर उदासीन ऑक्साइड। उदासीन ऑक्साइड देखिए, उदासीन ऑक्साइड का मतलब होता है ना कि जो ना तो अम्लीय है और ना है, यानी कि जिसका पीएच मान 7 होता है, ऐसे ही बोल सकते हैं कि जिसका पीएच मान 7 होता है उसको भी उदासीन ऑक्साइड कहते हैं। लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्साइड है, तो लिखिए ऐसा ऑक्साइड जो ना तो अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। ऐसा ऑक्साइड जो ना तो अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, ना तो अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है और ना ही क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है, और ना ही क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है, उसे उदासीन ऑक्साइड कहते हैं।
उदासीन ऑक्साइड कहते हैं। जैसे लिखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, आप केवल सूत्र भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड कोमा नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, हंसाने लगा रुलाने लगा। हाँ, नाइट्रस ऑक्साइड कोमा नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO, नाइट्रिक ऑक्साइड NO इत्यादि उदासीन ऑक्साइड है, इत्यादि उदासीन ऑक्साइड है। ये वाला पूछता है, जैसे 3 उदासीन ऑक्साइड के नाम बता दिए ना, तो 4 गो ऑप्शन में दे देगा, जिसमें 3 गो इला रहेगा, एगो कोई रहेगा। अब पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन उदासीन ऑक्साइड नहीं है, क्योंकि है में तो 3 गो है, एगो कोई घुसा देगा इसमें दूसरा। अब पूछ देगा कि नहीं है, तो ध्यान रखिए कौन कौन है। चलिए, ये तो हो गया दोनों में से कोई गुण नहीं प्रदर्शित करता है। एगो देखिए होता है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है कि जो अम्लीय गुण को भी प्रदर्शित करता है और क्षारीय गुण को भी प्रदर्शित, मतलब जब किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन जब किसी क्षार से अभिक्रिया करता है अम्ल की तरह गुण प्रदर्शित करता है, तो वैसे ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड, जो दोनों धर्म के हो, अम्ल वाला भी और क्षार वाला भी। लिखो कॉम्बो है ये उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी, अधर्मी बोलेंगे पाप ही, अधर्मी ऑक्साइड के कि ऐसा ऑक्साइड जो पाप करता है उसे अधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, और उभयधर्मी ऑक्साइड जो पुण्य पाप दोनों करता है। उभयधर्मी ऑक्साइड लिखिए साहब, लिखो वैसा ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण को प्रदर्शित करता है, वैसा ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण को प्रदर्शित करता है, दोनों गुण को प्रदर्शित करता है, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे लिखिएगा, जैसे ZnO, SnO2, Al2O3 इत्यादि। हो गया ना। अब नोट लिखिएगा, देखिए एगो बात बताते हैं, जैसे आप लोग पढ़े हुए कि अम्ल जब क्षार से विक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, आज जब क्षार अम्ल से विक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। और इसमें दोनों वाला गुण है, अम्ल वाला भी और क्षार वाला भी। इसका मतलब कि ये जब अम्ल से विक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा, और जब क्षार से भी विक्रिया करेगा, ये दोनों गुण है एकरा में। तो नोट लिखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल एवं क्षार, अम्ल एवं भस्म लिखिएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल एवं भस्म दोनों के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल एवं भस्म दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, करके लवण एवं जल बनाते हैं।
देखिए लिखिएगा इसमें ZnO प्लस HCl तो बन जाता है ZnCl2 प्लस H2O। देखिए HCl के बारे में तो हमें मालूम है कि ई वाला कौची है आपका, लेकिन हेकरा वाले में नहीं मालूम है ना। तो जब ई अम्ल है तो ई वाला कौची होगा, क्योंकि अम्ल और क्षार या विक्रिया करके लवण जल बना सकते हैं। ये वो के बारे में हम कंफर्म है कि ये अम्ल है, तो दूसरा का कौची हो जाएगा। तो लिख लीजिएगा, इसमें बैलेंस करते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं। इसमें बैलेंस हो गया, Cl 2 Cl 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1। हाँ ठीक है बिल्कुल। इसमें लिख देंगे ब्रैकेट में यहाँ पर कि ZnO क्या है, अम्ल है कि भस्म है। भस्म है, जला दिया। ZnO प्लस 2NaOH। NaOH कौची होता है, देखिए अभिक्रिया करके बनाता है Na2ZnO2 प्लस H2। इसके बारे में तो हम लोग कंफर्म है कि क्षार है, तो ये वाला आपकी कौची होगा, क्योंकि दोनों वाला गुण होता है। तो यहाँ पर लिखना पड़ता है कि इसमें ZnO कौची है, अम्ल है। यानी कि याद रखिएगा कि जब अम्ल से विक्रिया करेगा तो इसका व्यवहार क्षार की तरह होगा, और जब क्षार से विक्रिया करेगा अम्ल की तरह होगा। कभी कभी रिएक्शन दे देता है, पूछ देता है कि बताइए रिएक्शन दे करके इसमें ZnO क्या है, अम्लीय प्रकृति के है कि क्षारीय प्रकृति के है कि उदासीन प्रकृति के है, तो अपना देख करके समझ लीजिएगा। Al2SO4 के होल 3 प्लस 3H2 क्या हो जाएगा इसमें, Al2O3 भस्म। एक और लिख देंगे Al2O3 प्लस NaOH 2NaAlO2 प्लस H2 लिख देंगे इसमें कि Al2O3 अम्ल है। दोनों प्रकृति के हो गया, नोट कीजिए। देखो इसके बाद लिखना सब, लेकिन भूख लगल है सबके नहीं, तो चलो भूख नहीं लगल है तो लिखो सब, शायद लिखला के बाद भूख लगे। तीसरा नंबर साइड है, लिखो संतोष कर लिख के पेराक्साइड। पेराक्साइड लिखिए, वैसा ऑक्साइड जो अम्ल से अभिक्रिया करके, वैसा ऑक्साइड जो अम्ल से अभिक्रिया करके कौन बोला है कि पेड़ा बनाता है, वैसा ऑक्साइड जो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पेराक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन पेराक्साइड बनाते हैं, उसे पेरा ऑक्साइड कहते हैं। उसे पेरा ऑक्साइड कहते हैं। जैसे Na2O2 BaO2
इत्यादि इत्यादि पेराक्साइड है, पेराक्साइड है। हम बोले हैं कि जो पेराक्साइड हाइड्रोजन पेराक्साइड सूत्र मालूम है आप लोग को, H2O2 होता है। देखिए EL ऑक्साइड है, ये अम्ल से अभिक्रिया करके बनाया कि नहीं H2, तो इसलिए हाई वाला आपका पेराक्साइड हो जाएगा। BS, अरे जल्दी लिखिए, आप ही के लिए लिख रहे हैं पेरा। अब लिखिएगा क्षारीय ऑक्साइड या भास्मिक ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड या भास्मिक ऑक्साइड। क्षारीय ऑक्साइड का मतलब समझ रहे हैं, जिसका pH मान 7 से ज्यादा होगा। ये वो तो बड़ा आसान होता है, जैसे उदासीन ऑक्साइड के मान लीजिए आ गया, आपको नहीं याद है परिभाषा, तो लिख दीजिए अगर pH में 7 होता है, क्षारीय तो जेकर 7 से अधिक होता है, अम्लीय तो 7 से, खाली याद कर ले उदासीन ऑक्साइड का। लेकिन एग्जाम्पल आता है, कभी भी क्वेश्चन परिभाषा नहीं आता है, केवल ऐसे आता है कि क्षारीय ऑक्साइड के 2 नाम लिखे, चाहे अम्लीय ऑक्साइड के 2 नाम लिखे सूत्र के साथ, या उदासीन ऑक्साइड के एग्जाम्पल लिखे। लेकिन वैसा ऑक्साइड, वैसा धातु का ऑक्साइड जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है, वैसा धातु का ऑक्साइड जिनकी प्रकृति क्षारीय होती है, जिनकी प्रकृति क्षारीय होती है उसे क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। उसे क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। एग्जाम्पल लिखिएगा, देखिए एग्जाम्पल में N2O, K2O, CuO, CO, MgO, केवल ऑक्साइड ही लिखना है, ठीक ना, हाइड्रोक्साइड नहीं। ऐसे भी देखिए एक बात याद रखिएगा, जैसे जब भी ऑक्सीजन धातु से विक्रिया करता है ना, तो ऑक्सीजन का ऑक्साइड हमेशा क्षारीय प्रकृति का होता है, लेकिन खाली 2 के छोड़ करके, एगो ZnO छोड़ करके, या एगो Al2 छोड़ के, एगो SnO2 छोड़ के, जो अभी लिखा है वो वैधर्मी वाला, क्योंकि वो सब तो धातु के ही ऑक्साइड था। लेकिन उस तीनों को छोड़ करके कोई भी धातु यदि ऑक्सीजन से विक्रिया करता है तो ऑक्सीजन का ऑक्साइड बनता है, तो हमेशा क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक ना। जैसे N2O है तो सोडियम साथ ऑक्सीजन है, K2O है तो पोटेशियम साथ, CuO है तो में कॉपर साथ ऑक्सीजन। चलिए अब लिखिए अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड लिखिए, वैसा अधातु का ऑक्साइड, वैसा अधातु का ऑक्साइड जिसकी प्रकृति अम्लीय होती है, वैसा अधातु का ऑक्साइड जिसकी प्रकृति अम्लीय होती है, जिसकी प्रकृति अम्लीय होती है, उसे अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। उसे अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। जैसे में लिखिएगा CO2, SO2, N2O5 इत्यादि।
यानी कि CO2 गैस अम्लीय है, SO2 है वो भी अम्लीय। अब लिखिए टॉपिक अगला, जिसे ओजोन के बारे में आप लोग को बताए थे कि पृथ्वी के सतह से 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है, लेकिन ओजोन है 30 से 50 के बीच में, 30 से 50 के बीच में पाया जाता है, जिसकी मोटाई 20 किलोमीटर होती है। ठीक, कहाँ पर होता है ओजोन परत? समताप मंडल में होता है। चलिए वो भी लिखाते हैं, लिखिए था सब कोई। ओजोन की उपस्थिति टॉपिक, ओजोन की उपस्थिति लिखिए। ओजोन पृथ्वी के सतह से, ओजोन पृथ्वी की सतह से 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल में है। समताप मंडल में है। समताप मंडल में है। अब लिखिए ओजोन का निर्माण यानी कि O3 का निर्माण लिखिए। समताप मंडल में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, समताप मंडल में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से ओजोन बनता है। ऑक्सीजन से ओजोन बनता है। देखिए ओजोन परत की छाया आपको पढ़ाए थे, तो देखिए ओजोन आखिर बनता कैसे है। जैसे देखिए ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन समताप मंडल में पराबैंगनी किरण जो आता है सूर्य से, अल्ट्रावायलेट, तब पराबैंगनी किरण से भी, पराबैंगनी किरण की सहायता से परिवर्तित हो जाता है आपका O3 में। O2 किस में परिवर्तित होता है? इसको बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो इधर लगाना पड़ेगा कितना, इधर लगा देंगे 3, इधर लगा देंगे, ठीक ना। बनता है पराबैंगनी किरण की सहायता से, रोकता भी किसको है? पराबैंगनी किरण को भी रोकता है। लेंस के नियम का पालन कर रहा है कि जौन ओकरा बना रहा है ओकरे क्या कर रहा है, रोक रहा है। और फिर उससे उसकी सहायता से फिर टूटता भी है, लेकिन क्लोरीन जब जाता है तब हो जाए, ऐसे नहीं। क्लोरीन की उपस्थिति में टूटता है ना ओकरे से, फिर ओकरे से टूटबो करता है, लेकिन जब क्लोरीन जाता है तब ऐसे नहीं। पराबैंगनी किरण को क्यों रोकता है? क्योंकि कुछ उसमें जैसे 20 किलोमीटर मोटा परत होता है ना, तब भेजते भेजते अधिकांश पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, रोक देता है। उसमें कुछ तो जरूर ऐसा होगा गुण जो पराबैंगनी किरणों को सोख लेता होगा। रोकने का मतलब ये क्या करना, सोख लेना। धीरे धीरे तीव्रता कम हो जाता है। चलिए अब लिखिए ओजोन के गुण, ओजोन के गुण, इधर रिएक्शन में लिख लिए ना सब कोई। ओजोन के गुण लिखिए। लिखिए यह हल्के नीले रंग की विशेष गंध वाली गैस है। यह हल्के नीले रंग की विशेष गंध वाली गैस है।
दूसरा लिखिए, यह प्रतिचुंबकीय होता है। यह प्रतिचुंबकीय होता है। तीसरा लिखिए, यह वायु से लगभग 1.6 गुना भारी होता है। यह वायु से लगभग 1.6 गुना भारी होता है। लिखिए अगला, ओजोन अल्प मात्रा में हानिकारक नहीं होता है। ओजोन अल्प मात्रा में हानिकारक नहीं होता है। हानिकारक नहीं होता है, लेकिन वायु में इसकी मात्रा 100 ppm हो जाने पर 100 ppm हो जाने पर उस वायु में सांस लेने से 100 ppm हो जाने पर उस वायु में सांस लेने से सिर दर्द एवं उबन होने लगती है। सिर दर्द एवं उबन होने लगती है, यानी कि मन बेचैन होने लगता है। सिर दर्द एवं उबन होने लगती है। ppm मतलब होता है 5/मिलियन, जिसका पढ़ाई होता है बिलियन के लेसन 2 में। प्रति मिलियन भाग भी उसको कहते हैं, ठीक ना। चलिए आगे लिखिए आप लोग, ओजोन के उपयोग, ओजोन गैस के उपयोग, ओजोन गैस के उपयोग। लिखिए, ओजोन गैस के उपयोग में पहला नंबर, ओजोन का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है। ओजोन का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है। दूसरा लिखिए, ओजोन का उपयोग जल को विसंक्रमित करने में किया जाता है। विसंक्रमित यानी कि संक्रमण को मारने में ओजोन का उपयोग जल को विसंक्रमित करने में किया जाता है। जैसे ओजोन तो ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन क्लोरीन ज्यादा मिलता है। तो जब भी एग्जाम में है ना कि जल को विसंक्रमित करने में किस गैस का उपयोग करता है, तो उसमें क्लोरीन की खोजिएगा। क्लोरीन नहीं रहेगा ना, तब जाके ओजोन मारना है, क्योंकि क्लोरीन आसानी से उपलब्ध है, ओजोन आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है। तीसरा लिखिए, भीड़ भाड़ वाली जगह भीड़ भाड़ वाली जगह ब्रैकेट में सिनेमा हॉल, भूगर्भीय रेलवे स्टेशनों, सुरंगों, खदानों, कसाई खानों इत्यादि
इत्यादि ब्रैकेट बंद में वायु को शुद्ध करने में चौथा लिखिए, खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने में, खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने में क्योंकि बैक्टीरिया को मारता ना है, बैक्टीरिया ने खाद्य पदार्थ को सड़ाता है सब। आगे लिखिए, कपूर एवं कृत्रिम रेशम बनाने में, कपूर एवं कृत्रिम रेशम बनाने में आगे लिखिए, तेल, कोमा, स्टार्च, तेल, स्टार्च, कपड़ा इत्यादि को विरंजित करने में, इत्यादि को विरंजित करने में, विरंजित करने में विरंजक के रूप में, विरंजित करने में विरंजक के रूप में करने में। देखिए, विरंजित का मतलब होता है कि उसके रंग को परिवर्तित करने में या उसके रंग को गायब करने में, ठीक ना। जैसे विरंजक गुण का मतलब यही होता है कि किसी पदार्थ के रंग को क्या कर देगा, गायब कर देगा या परिवर्तित कर देगा। जैसे हम लोग कैसे जानते हैं कि शुद्ध चीनी पीला होता है, लेकिन उसके ऊपर से SO2 गुजारा जाता है तो पीले रंग से किसमें परिवर्तित होता है, तो SO2 विरंजक हुआ वहां पर, जो चीनी के रंग को क्या कर रहा है। इसी तरह से O3 भी तेल, स्टार्च, ये सब के रंग को, कपड़ा के रंग को बदल देता है। तो चलिए इसके बारे में लिख लीजिएगा थोड़ा। लिखिए, ओजोन के विरंजक गुण लिख दीजिए, ओजोन के विरंजक गुण, ओजोन के विरंजक गुण लिखिए, ओजोन प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण, ओजोन प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण इसमें विरंजन गुण पाया जाता है, इसमें विरंजन गुण पाया जाता है, विरंजन गुण पाया जाता है जो रंगीन पदार्थों को, जो रंगीन पदार्थों को ऑक्सीकृत करके, जो रंगीन पदार्थों को ऑक्सीकृत करके रंगहीन पदार्थों में बदल देता है, रंगहीन पदार्थों में बदल देता है। जैसे लिखिएगा, यह नीले पत्ती, यह नीले पत्ती के रंगों को गायब कर देता है, यह नीले पत्ती के रंगों को गायब कर देता है, यह नीले पत्ती के रंगों को गायब कर देता है। लिखिएगा, रंगीन कोई पदार्थ है, रंगीन पदार्थ से जब कौन अभिक्रिया करता है तो उसको बना देता है रंगहीन, रंगहीन पदार्थ में उसको
परिवर्तित कर देता है। कौन? ओजोन। चलिए तो आज के लिए इतना ही।